बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। कौमी असम्बली का आज मुख्तसर इजलास हुआ। इस इजलास में अपोजिशन ने मुनहरिफ अरकान के बगैर भी अपनी अक्सरियत साबित कर दी। क्या अब वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास की, जिसमें लेटर गेट स्कैंडल के बारे में बात की गई और उसको बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से साजिश करार दिया गया। क्या लेटर गेट स्कैंडल को गैर ज़रूरी तौर पर हुकूमत की जानिब से हवा दी जा रही है? इसके अलावा चीनी वजारत खारजा का बयान एक ज़ेर गर्दिश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एशिया में सरजंग की सोच को दोबारा परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस पर हमारे मेहमानों की क्या राय है, प्रोग्राम में जानेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब और अलीना शिगरी साहबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, मुनहरिफ अरकान को माइनस करके भी अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है, तो क्या अब प्राइम मिनिस्टर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए वो तो अब खेल रहा ही नहीं ना मुस्ताफी होने वाला जो था, क्योंकि वो तो अगर अदम एतमाद की बात होती तो मुस्ताफी की बात करते या कहते कि अदम एतमाद को गिना जाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। तो अब उससे गेम आगे बढ़ गई है। वो गेम ये बढ़ गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनका मुकाबला ऑपोजिशन के अदम एतमाद के साथ नहीं है बल्कि साम्राज्य के साथ है। अब साम्राज्य को लड़ने के लिए अब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी डेफिनेशन है, वो मुख्तलिफ तरीके से सामने आ रही है। एक तो ये कि पता नहीं वो किस किस को चाहते हैं मुल्क में, पूरा पाकिस्तान। वो कहते हैं अवाम बहुत गुस्से में है और इसलिए अवाम अब क्या हमला करेंगे उस साम्राज्य के ऊपर जिसके ऊपर उनका जो नया हदफ है, जो नया दुश्मन है। या ये कि सुप्रीम कोर्ट से कोई इजाज़तनामा हासिल किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इजाज़त दे कि पहले हम साम्राज्य के खिलाफ जंग छेड़ें, उस जंग को जीतें, उसके बाद फिर बाकी अंदरूनी मामलात की बारी आएगी जिसमें अदम एतमाद भी शामिल है। या ये कि कोई ऐसा वक्त निकाला जाए जिसके अंदर कि शायद कोई ले दे के बात आसानी से गुजर जाए, यानी बात फिर वो भेड़े के खेड़ों तक ही पहुंच जाएगी। तो बात यह है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी समझ तो काफ़ी हद तक आती है कि क्या खेल खेला जा रहा है, लेकिन जो उनकी रोज़ाना की एक नई स्टेटमेंट है और अभी थोड़ी देर में उनकी तकरीर होगी तो उसमें और भी मामला सामने आएंगे। तो मुस्तफ़ी होना तो चाहिए, लेकिन जाहिर है कि उनकी खेल अब बहुत बड़ी हो गई है साम्राज्य के साथ। और ये नहीं पता कि साम्राज्य इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है। ये भी मुमकिन है कि डोमेस्टिक साम्राज्य के साथ भी कोई उनकी जंग शुरू हो चुकी हो। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका सवाल का जवाब ये है कि मुस्तफ़ी हो जाएं, मुस्तफ़ी नहीं होना चाहते, अदम एतमाद को पेश करें, वो भी नहीं करना चाह रहे, तो फिर आगे हमारा आगे फिर क्या सराहियाँ शुरू हो जाती हैं। सज्जाद मीर साहब, अपोजिशन ने अब तो हुकूमत के जो मुनहरिफ अरकान है उनके बगैर भी अक्सरियत साबित कर दी कौमी असम्बली इजलास में आज, तो क्या अब प्राइम मिनिस्टर साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? सरदार चौधरी साहब ने बड़ी मजे की बात की है वैसे तो, कि अब तो लड़ाई उनकी साम्राज्य के खिलाफ है। अब हम क्या कर सकते हैं? लड़ाई तो उनकी वहां चली गई, हम तो कोई अवाम तो बीच में रहे नहीं, पार्लियामेंट भी रही नहीं। और ये दुरुस्त कहा कि ये साम्राज्य उनको कह रहे हैं या किसी लोकल एस्टेब्लिशमेंट को साम्राज्य कहना चाहते हैं, अच्छा, किसी और से मुखातब नहीं, और से मुखातब। ये एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, वो किससे ड्रेस कर रहे हैं। 22 करोड़ अवाम तो नहीं सुन रहे, वो तो अपनी महंगाई की बात थी, वो तो सुनते थे, चलिए वो भी अब से नहीं रही। अब साफ नजर आ गया है कि अक्सरियत जो है वो उनके खिलाफ है। जमहूरियत तकाजे ये हैं कि जब उन्होंने साबित कर दिए ऐवान के अंदर, जब घर में साबित की थी सिंध हाउस में तो आप कह सकते थे उन्होंने वोट नहीं दिए। अब ऐवान के अंदर मौजूद है और वो कहते हैं वोटिंग करा लो, वो सब वोट देने को तैयार हैं। अभी उन्होंने वो बागी अरकान या मुनार फरान चोरी किए जो हुकूमती पार्टी के उनके साथ हैं। ऐसी सूरत हाल में एक आबरूमंदाना और इज्जत मंदाना तरीका तो यही है कि वजीर आजम रिजाइन कर दे। जमहूरियत का तकाजा भी ये है ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस पीसफुली चले। इसकी बजाय आप पंजाबी में कहते हैं तरले पा रहे हो, कभी उसके पास जो चलाए आ रही हैं। और जो बहुत सारे हमारे लोग जो हैं अशारों अशारों में बयान कर रहे हैं, और जिसको अपोजिशन ने कुछ कई जगह खोलकर भी बयान कर दिया है कि इस तरह को सामने करना कि मुझे अभी रहने दें, ये वापस ले लें, मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा, नए इलेक्शन करा लिए जाएंगे, फेस सेविंग मिल जाएगी वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता वो फेस सेविंग वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ये जो तर्जमा किया गया उनकी बातों का वो ये किया गया है। तो ये कोई तरीका नहीं है डेमोक्रेटिक तरीका। साफ ठीक। नजर आ गया कि वो हार गए हैं। माजी में कहते रहे थे मेरे खिलाफ कोई एक कहेगा चला जाऊंगा, अब तो देखिए पार्लियामेंट की अक्सरियत कह रही है, इकट्ठी होकर कह रही है, अपोजिशन की बेंचों में बैठ के कह रही है। फिर आप किस चीज का इंतजार है? क्या ठीक। बेइज्जती का इंतजार है? बेवकार होने का इंतजार है? क्या बेआबरू होने का इंतजार है?
जहां एक लंबा खेल खेलना चाहते हैं। और जिस तरह उनके एडवाइजर वजीर मशीर बातें कर रहे हैं, वो तो अजीबोगरीब बात है। और जिस लेटर का जिक्र किया जा रहा है वो लेटर भी नहीं है। वो आपके सफीर की कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट थी, और वो डॉक्यूमेंट वो सफीर को भी आपने वहां से ब्रसल्स भेज दिया, जब वो चला गया तब उसको ओपन किया गया। वो सफीर भी कहा जाता है कि वजीर ने कहलवाया। ये लोग अगर वो बेचारे को भी आपने क्या फांस दी है बेचारे को, और क्या ठीक। हमारे मुल्क के अमेरिका ने इनकार कर दिया। जी। उनके डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारा पाकिस्तान की नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई लेना देना नहीं है। आप कहा, अब तो आप मुल्कों के नाम भी एक तरह से इशारों करायों से जाहिर कर रहे हैं। क्या ठीक। करना चाहते हैं आप पाकिस्तान के साथ? ठीक, आपका पॉइंट है। रजा रोमी साहब, जी मुस्ताफी हो जाना देखिए चाहिए सर प्राइम मिनिस्टर साहब को? जी देखिए बिल्कुल हो जाना चाहिए। एक सादा सा जवाब तो ये है। लेकिन जो भी गुफ्तगू हो रही थी और मैं सुन रहा था, इमरान खान साहब बिल्कुल इस्तीफे देने के मूड में नहीं है, और जो कि मैं समझता हूँ कि आइन से रूगर्दानी है। पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान एक जमहूरियत है, और उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि जो वज़ीर आज़म होता है वो कौमी असम्बली की सपोर्ट से इक़्तिदार को अगर वो अक्सरियत खो बैठे तो फिर वो वज़ीर आज़म नहीं रहता। अब अगर इनके पास बड़ा वाज़ेह हो गया, पहले आपने देखा है जो नंबर, अगर आप पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को भी निकाल दें तो उसके बावजूद भी अपोजिशन के पास अक्सरियत आ चुकी है, उसका मुज़ाहरा हो चुका है और सबके सामने है। इन हालात को देखते हुए सबसे बेहतरीन जमहूरी और आईनी और कानूनी तरीका ये है कि खान साहब जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे, वो अड़ गए हैं, और वो अड़ गए हैं और हर तरह की तावीलें पेश कर रहे हैं। एक तरफ तो वो साजिश है, इंटरनेट है, दूसरी तरफ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और तीसरी तरफ वो जो है वो बैकडोर मुज़ाकरात के जरिए ऑफर्स कर रहे हैं। यहाँ तक ऑपोजिशन कह रही है कि वो एनआरओ मांग रहे हैं। अब ये भी खुदा की शान है कि एक वक्त था कि वो हर वक्त हर रोज कहा करते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और चूंकि मैं एनआरओ नहीं दे रहा तो इस वजह से आज वो खुद एनआरओ मुबैना तौर पर मांग रहे हैं कि वो कि अपोजिशन अपनी तहरीक वापस ले ले और वो इस्तीफा देकर या वो नए इंतखाबात जो हैं उनका ऐलान कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खान साहब खुदा जाने किस दुनिया में रह रहे हैं, कौन उनकी मशावरत कर रहा है, कौन से उनके मुशीर हैं जो उनको गलत पट्टियां पढ़ा के गलत रास्ते के ऊपर लगा रहे हैं। इस वक्त सबसे बेहतरीन तरीका ये है, बेहतर होगी कि अगर वो खुद इस्तीफा देंगे बजाय इसके कि वो एक सोर लूजर की तरह जो है हर किसी रहेंगे। ठीक, अलीगढ़ साहब, आप मुनहरिफ अरकान के बगैर अपोजिशन ने आज बता दिया कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर साहब को हो जाना चाहिए मुस्ताफी? जी जी, आपने जिस तरह से मेंशन किया कि आज मुनहरिफ अरकान के बगैर ही ऑपोजिशन ने ये बावर करा दिया कि उनके नंबर्स पूरे। आज जो असेंबली का सेशन आप भी मुलाहिजा कर रहे होंगे, जो वक्फा सवालात के दौरान जो ऑपोजिशन ने एक मौका मैं कहती हूँ गवाया है और अपना जो है वो केस थोड़ा खराब आई बिलीव के किया है, कि बेहतर था कि आज वो बहस जो होनी थी ये सेशन में जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता उसमें एक बहस होती, ऑपोजिशन जो इल्जाम तराशियां कर रही है और जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा है वो बेहतर था कि ऐवान के अंदर होता, बजाय इसके कि आपने वो वक्फा सवालात के दौरान जो है वो सिर्फ एक सवाल उठाया कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब होगी, और हुकूमत को वो मौका दे दिया, बॉल थ्रो कर दी हुकूमत के कोर्ट में कि वो तो ऑलरेडी डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ जो है वो हुकूमत का एक जोर नजर आ रहा है और वो चाहते थे कि ये इसको मजीद डिले करें, और इवेंचुअली वो यही हुआ कि जी 3 तारीख तक 11 बजे सुबह तक जो है वो सेशन को डिले कर दिया गया। तो आई बिलीव ये नॉन सीरियसनेस में ऑपोजिशन ने ज्यादा मौका दिया है। मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, और वो जो फेस सेविंग और कहा जा रहा है ना कि ग्रेसफुल एग्जिट के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब या तो इस्तीफा दें, और जो कि वो देने को तैयार नहीं है, वो नजर नहीं आ रहे, और जी बार बार उनके वज़रा की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जी आखिरी गेम तक वो फाइट करेंगे, और फवाद चौधरी साहब भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहरा रहे थे, या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करें, जो कि उसमें अगेन डिलेइंग टैक्टिक्स नजर आ रही है। हुकूमत का ज्यादातर जवाब जो इंसार है ना वो इस वक्त बैकडोर नेगोशिएशन पे नजर आ रहा है। तो अभी भी मैं समझती हूँ 3 तारीख से पहले तो 2 दिन और है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास टू डू सम पॉलिटिकल मैनूवरिंग, या ये जो बैकडोर नेगोशिएशन चल रही है उसी में मेरे ख्याल से हुकूमत जो है वो ज्यादा अपना वक्त जो है वो सर्च करेगी। लेकिन
मेरा मेनली आज जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो अपोजिशन से ये था कि आज वो जो डिबेट अवाम से बाहर होती है वो आज अवाम के अंदर होनी चाहिए थी। तमाम तासुरात का इजहार जो है वो अवाम के अंदर वो बहस, एक प्रॉपर बहस होनी चाहिए थी कि आप वो तो नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के साथ में, चलो वो तो हो गया अब, लेकिन तो जो उन्होंने पावर शो की है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को मुस्ताफी होना चाहिए। देखिए मुतालबात के हद तक तो बिल्कुल, कल भी हम यही बात करते हैं कि मुतालबा तो उनका दुरुस्त है कि मेजोरिटी, बज़ाहिर मेजोरिटी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खो चुके हैं, तो इस्तीफा तो दे देना चाहिए, बजाय इसके कि ये ड्रैग किया जा रहा है मामला। इस्तीफा दे के ग्रेसफुली एक एग्जिट बिल्कुल करें। वसूली तौर पे तो बस तकाजा ही है कि अगर मेजोरिटी आपके हाथ से जा चुकी है और ऑपोजिशन अपने नंबर दिखा चुकी है, तब तो शो जो है वो खत्म हुआ जाता है इनके लिए। ठीक, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। एक ब्रेक के बाद बात हो। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात कौमी सलामती कमेटी के इजलास की करेंगे। रज़ा रोमी साहब, क्या गैर ज़रूरी तौर पर लेटर गेट स्कैंडल को इस इजलास में हवा दी गई? देखिए, बात यह कि ये इजलास ये पहले हो जाना चाहिए था। ये खत तो ये जो मरासला था पाकिस्तान में, वॉशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर साहब ने 7 मार्च को गालिबन ये भेजा था। आज 31 है और जो है इतने दिनों के बाद अगर ये इतना ही काबिल तशवीश था, तो फिर दफ्तर खारजा और वज़ीर-ए-आज़म के जो सेक्रेटेरिएट है, उनको फिलफौर वज़ीर-ए-आज़म साहब को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास तलब करना चाहिए था। उसमें काहे को ताख़ीर हुई? पहली तो ये बात है। ये तो अब इसलिए हुई ना कि उन्होंने वो जो है फड्डा डाला हुआ है कि जी मेरे साथ तो ज़ुल्म हो रहा है और ज़्यादती हो रही है, और ये ख़त आ गया है, उसको लहरा-लहरा कर वो दुनिया को दिखा रहे हैं। तो इस वजह से शायद ये काम किया गया। बाकी ये बात है कि अगर उसको, मुझे नहीं पता उसकी मुंदरजात क्या है, पब्लिक में तो हुआ नहीं है। अगर तो उसमें वाक़ई कोई पाकिस्तान के दाखिली अमूर में किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस की बात है, वो तो बिल्कुल गलत है। इस तरह से आप ना उसको सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि अगर ऐसी बात होती तो फिर तो ये कब का इसके ऊपर कार्रवाई होती। बना लिया ना, उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट की आला कार बन के उनकी हुकूमत को गिरा रही है, और उन्होंने देने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो पाकिस्तान के इदारों को भी बीच में मुलव्वस कर रहे हैं। आप उनकी ज़बान देखें, हैशटैग्स देखें। अब तो बात करनी चाहिए ना। ये सारे जो पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं, ये जो बनते रहे हैं बड़े मुहिब्बुल वतन और दूसरों को, तो आज इनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो गई तो बाकी हर कोई गद्दार बन गया, इंक्लूडिंग सन के इदारे हैं जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं। तो बात यह है कि ये सिर्फ एक सियासी इस वक्त जो है भूचाल है। वो शमा जो होती है ना, आखिरी वक्त में उसका शोला बहुत तेजी से चमकता है, गरजता है, और फिर उसके बाद वो बुझ जाता है। तो ये खत गेट जो है, लेटर गेट जो है, ये शमा की आखिरी जो किस्त है बेसिकली। ठीक, अलीना साहब, आप भी यही समझती हैं जो रज़ा रोमी साहब ने कहा कि गैर जरूरी तौर पर हवा दी जा रही है हुकूमत की जानिब से? नहीं, मेरे ख्याल से इस लेटर को, चूंकि ये सिर्फ एक सफीर की असेसमेंट नहीं है, ये एक गैर मुल्की ओहदेदार के और पाकिस्तानी सफीर के दरमियान की ये वो मीटिंग है, और जिसके बाद नोट्स लिए गए और वो फिर धमकी और वो जो कोर्ट्स जिसमें डायरेक्ट धमकियां और कोर्ट की जिक्र किया जा रहा है, तो ये दिस शुड हैव बीन टेकन सीरियसली। इसको संजीदगी से पहले ही ले लेना चाहिए था। आई एग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हाट रज़ा सेड कि भाई 7 मार्च को अगर सर्फेस किया था, तो पहले ही आपको इस चीज को, इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो कि आज बुलाया गया है, वो पहले ही बुलाया जाना चाहिए था। और उसमें बजाय इसके कि आप वो फ्लेयर करते, आप लॉन्च करते, वो खत जो है वो पब्लिक और जो आपने मजमा इकट्ठे किया था, उसमें आपको इसको पहले ही संजीदगी से लेना चाहिए था। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं। देखिए जवाब, जो गैर मुल्की कुव्वतें होती हैं वो रिजीम चेंज करने के लिए आपको पता है कि काम करते रहे। आपको मेमो गेट का जो है वो हवाला में देती चलूं, मेमो गेट स्कैंडल जो है जब सरफेस किया था, तब भी उस वक्त आ जाता कि एक अनसाइंड एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कमीशन भी बन गया था। उसके बाद जो है ये बात साबित भी हुई कि भाई वो सही था, और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि भाई अरेस्ट करे और ट्राई करे जो जो इसमें इन्वॉल्व था। तो एडवर्सरियल जो रिलेशंस होते हैं, उसमें हर कोई, जो रियासतें होती है ना, वो अपने अपना इंटरेस्ट जरूर देखते हैं और अपने अपने इंटरेस्ट के लिए जो है काम कर रही होती है, खेल रही होती है। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा
कि आपका कोई, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात कही कि जी कोई अनजाने में, कोई अनजाने में और कोई जानबूझकर इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चीज सीरियस है। अगर आपको पता है या आप ये बात कह रहे हैं कि आपकी रियासत में से कोई रियासत के खिलाफ काम कर रहा है, देन दैट्स अ सीरियस इशू जिस पर आपको, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मौजूद है, आपको इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन इस पर बनना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रियासत में से, आपके अंदर से कोई बंदा किसी दूसरी रियासत को फैसिलिटेट कर रहा है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, मुआवनत कर रहा है उसमें, तो उस पर ये एक सीरियस चैलेंज है। फिर तो आपके पास ट्रीजन लॉज भी मौजूद है, आप उस चीज को, और आपके पास, आप कहते हैं कि आपके पास सब तो आप कहना चाह रही रखते हुए आप कहना चाहिए इस पर मजीद बात होनी चाहिए, गैर जरूरी हवा नहीं दी जा रही हुकूमत की जानिब से, इस पर इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। ये संजीदा मामला है, इसको डाउन प्ले करने की मुल्क में कोशिश की जा रही है, विच इज रॉन्ग। इसको ये आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो एलामिया सामने आया उसमें यही शदीद रद्द-ए-अमल देने का जो है वो जिक्र किया गया है। तो इसको पहले ही संजीदगी से लेना चाहिए था, और उसको अभी भी मैं समझती हूँ कि इस पे एक्शन होना चाहिए, एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और इसको आगे लेकर बढ़ना चाहिए। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत गैर जरूरी तौर पर हवा दे रही है, या जैसे अलीना साहबा कह रही है इस पर एक्शन होना चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए? देखिए, खुशकिस्मती या जस्ट बाय लक मैं अपने 4 जो हमारे मेहमान हैं उनमें से एक सफारतकार भी रह चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत तजर्बा मुझे है कि काम कैसे किया जाता है। पूरे दुनिया से जो 150 के करीब पाकिस्तान के सफारतखाने हैं, कम से कम 70-100 के करीब तारें जिनको टेलीग्राम्स कहते हैं, केबल्स, वो वहाँ पे इनिशिएट होती हैं। हर सफ़ीर की तरफ से कोई ना कोई किसी से मिलता है, रिपोर्ट देता है, किसी को उसको पता लगता है, वो बताता है। और ये एक पैमाना भी हुआ करता है सफारतकारी का कि अच्छा एक सफ़ीर ने कितने अरसे में कितनी केबल्स इनिशिएट की हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जिस केबल की हम बात कर रहे हैं ये 7 मार्च की केबल है, जबकि पीडीएम जो है ये सितंबर 2020 में बनी थी, और पीडीएम बनने के फौरन बाद जो पहला झगड़ा हुआ था पीडीएम के अंदर वो अदम एतमाद पे हुआ था। तो अदम एतमाद का ताल्लुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से नहीं हो सकता, ये तो बहुत पहले एक किस्सा शुरू हो चुका हुआ था। तो ये भी दूसरी बात होगी, इसलिए उसको इससे जोड़ना बड़ी अजीब सी बात है कि अदम एतमाद जो है वो हम ला रहे हैं क्योंकि आप पिछले महीने फरवरी में रूस चले गए हमारी मर्जी के बगैर, और रूस जाने से पहले भी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस लेवल्स के ऊपर दोनों मुल्कों में, अमेरिका में और पाकिस्तान में आपस में रूस के दौरे के ऊपर बातचीत भी हुई, और इन्होंने कहा कि ये हमारा बायलैटरल दौरा है इसलिए हम इसको करना चाहते हैं। किसी को नहीं पता था कि वहां पे जाके जंग छिड़ जाएगी जब इमरान खान साहब जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को जब आप मद्देनजर रखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं। तीसरी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं एग्री करता हूँ अलीना शेखरी से या बाकी लोगों से जो ये समझते हैं कि ये बहुत एक गहरी साजिश है। अगर ये गहरी साजिश है तो उसके चंद तरीके हैं इसको हल करने के। पहली बात है, जिस तरह आपके सफीर को बुलाया गया, किसी ने उससे बात की, आप डिटर्मिन कर लें कि जो उधर से लेटर मिला या वो जो काम जो सफीर ने लिखा वो उनका पैगाम कहाँ पे खत्म होता है और सफीर का अपना सेंटिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है इसके ऊपर। तो इसका मतलब कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है इस चीज की। चौथा, अगर आपको इसकी शिकायत है तो आप बुला लीजिए अमेरिकी सफीर को और इसको ऐसे एक डिमार्च दे दीजिए और कह दीजिए कि हम बहुत नाराज हैं आपसे, आपने क्यों हमारे काम में मुदाखलत की। यही तरीका होता है ना डिप्लोमेटिक का। आप मिसाल के तौर पे चीन के पास जाते हैं, आप कहते हैं देखिए हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है कश्मीर के अंदर। चीन कहता है हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बातचीत करें, जो वो हर दफा कहता है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि चीन पाकिस्तान का दुश्मन बन गया, पाकिस्तान के काम में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा? हर मुल्क कभी ये नहीं कहता कि आप एक गलत काम करें। तो यहाँ पर आप एक इंटरनेशनल जो ट्रेंड है, एक बड़ा मुल्क छोटे मुल्क पे हमला कर रहा है, तो क्या खुदा न खास्ता इंडिया और पाकिस्तान के मामले में बड़ा मुल्क कौन सा है, छोटा मुल्क कौन सा है? तो थोड़ा सा सोच समझ के मामलात को देखना पड़ता है। हम जज्बात में बह के चीजों को नहीं देख सकते, लेकिन इसके ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कीजिए और फिर पता कर लीजिए कि कहाँ पे सच खत्म होता है और कहाँ से उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट स्टार्ट होती है। सज्जाद मीर साहब, हुकूमत गैर जरूरी हवा दी गई हुकूमत की जानिब से इस स्कैंडल को, लेटर गेट स्कैंडल को? नहीं, जहाँ तक खत का ताल्लुक है, एक सफारतकार ही इसको बेहतर तौर पर बयान कर सकता है। शहजाद चौधरी साहब ने इसको बयान कर दिया है। इस पर मजीद मैं क्या कहूँ कि आपने इसका मजाक बना दिया है। और अगर मैं भी मजाक करूं तो मैं ये कहूँगा कि भाई खत आया है, हमारे ख्याल में हसास है, नाजुक है, लेकिन आप जाइए, आपके खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस हो चुकी है, आपको अब याद आया, आप जाइए, आने वाली हुकूमत देख लेगी कि नाजुक मसला था कि नहीं था, हसास मामला था कि नहीं था।
देखिए ये एक हमारे सफीर का लिखा हुआ खत है, और ये ठीक कहा शहजाद चौधरी ने, आखिर में वो आमतौर पर वो अपना कमेंट्स भी दिया करते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं पता ये किस मामले में है। उसको आपने ब्रसेल्स भेज दिया, और भेजने के बाद आप मुल्क का नाम भी लिए जा रहे हैं, ज्यादती तो आप कर रहे हैं। और ऐसे खत तो रोजाना, ठीक कहा, सैकड़ों तारें आती हैं, सैकड़ों खत आते हैं, केबल्स आते हैं। चीन के कितने भेजे होंगे आपको, सी पैक के हवाले से भेजे होंगे, क्या क्या उसको लीक कर दें? हो सकता है उसको उस हुकूमत से एतराज हो। किसी ने कहा था सऊदी अरब ने भेजे होंगे आपको बहुत से खत। किस बात पे आप एतराज करते हैं? ये आपके अपने सफीर ने भेजा है। अचानक आपको क्या ख्याल आ गया? और मैं वही बात को दोहराऊंगा, अगर सचमुच ये ठीक भी है और खतरनाक भी है, नाजुक भी है, और आपने सही वक्त पे इसको उठाया भी नहीं था, तो भाई आप जाइएगा, आप छुट्टी कीजिएगा, हम देख लेंगे इसको, जो करना होगा कर लेंगे। हम अपने उस सफीर को भी बुलाएंगे और उससे पूछेंगे तूने ये क्या लिखा भाई, ये तो बताओ हमें, तुमने लिखा भी क्या नहीं लिखा। आज अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कह दिया है। अब अमेरिका, लेकिन मीर साहब वो प्राइम मिनिस्टर तो कह रही है ये है ही इसी मुतालिक कि मैं चला जाऊं, तो चला जाऊंगा तो बात खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं ना, उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए, वो जाए फिर। उसका हमारी पार्लियामेंट से क्या ताल्लुक है? वो इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन ज़मीर फरोशी हुई है। प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट यही है कि ये अदम एतमाद की तहरीक है ही इसीलिए। नहीं, साबित करें ना ये बात साबित करें कि ज़मीर फरोशी है। वो यही तो अलीना साहबा ने कहा कि इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मेरी बात सुनिए, आप पहले बात सुन लीजिएगा। साबित कीजिए कि ज़मीर फरोशी है। अगर वो ताकत सचमुच इतनी दाना बीना है कि उसको 22 करोड़ अवाम के जज्बात का इल्म है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? अपने एक सफीर के बयान पर आप इतना शोर मचा रहे हैं। वो अगर बयान है, सफीर को बुला के पूछ लेंगे हम। आप कहती है बात से ये हुआ, इनिशिएट हुआ है। आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम लगाना चाहते हैं जो आप लगा नहीं पा रहे। सीधी बात अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर मैं इससे भी आगे बात कर लूंगा कि कल 2-3 दिनों में आपने क्या कहा है, किस किस को क्या क्या खुशामद की है, उन्होंने क्या जवाब दिया है, अपोजिशन को क्या मैसेज दिया है, अपोजिशन ने क्या कहा है। कोई साथ देने को तैयार नहीं है आपके, ना लोकल एस्टेब्लिशमेंट, ना जिसको आप इंटरनेशनल साम्राज्य कहते हैं। अमेरिका ने इनकार कर दिया कि हमारे दफ्तर खारजा ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, हमारे किसी अफसर ने बात नहीं की। आपने किसी थर्ड सेक्टर की बात को उसने कोर्ट भी किया है, तो किसी थर्ड सेक्टर की बात को कोर्ट किया है। ये कोई दुरुस्त बात है कि आप इस राज को फाश कर दें अपना इक़्तिदार बचाने के लिए? भाई अपने आप में रहें, मुल्क को तबाह नहीं करें। मुल्क के मामला को तरीके से निभाया जा सकता है। बेशुमार खतूत जो है, बेशुमार केबल, सिद्धार्थ चौधरी सब ठीक कहते हैं, रोज जारी होते हैं, रोज इनिशिएट होते हैं। वो इस वक्त फॉरेन ऑफिस में पड़े होंगे, उनको देख लीजिए, उसमें क्या बातें हैं, क्या सारी हम लीक कर दे। वो दुरुस्त तरीका नहीं है मेरे ख्याल में। शहजाद चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, दो हिस्से हैं यार, इसको दो हिस्से हैं। एक तो अदम एतमाद का, अदम एतमाद 1.5 साल पहले बातचीत शुरू हुई, इसका ताल्लुक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के रूस के दौरे से नहीं हो सकता, फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव से नहीं हो सकता। मैं इससे एग्री नहीं करता। जो पॉसिबिलिटी दूसरी है कि हमारे मामलात में कोई उलझ रहा है बाहर से, वो इन्वॉल्व हो रहा है और हमारी सॉवरेनिटी अफेक्ट हो रही है। अगर वो काम है तो आपके पास भी 2-3 तरीके हैं। आप उनसे तल्लुकात तोड़ लीजिए, अपने सफीर को वापस बुला लीजिए, सफारत खाना बंद कर दीजिए अमेरिका के साथ। यही कुछ कर सकते हैं ना। हम जंग तो नहीं जाके छेड़ सकते क्यूबा में बैठ के उनका खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी भी लिमिटेशन को देखना चाहिए कि हम कहां तक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उनके सफीर को बुला के आप भी एक डिमांड दे दीजिए, जैसे मैं पहले कह रहा था। तो मुझे अच्छा हुआ आपने खुद से करेक्ट कर दिया, आपने नहीं लिखा हुआ था। मैं बताना चाह रहा था कि नहीं, मैं समझता हूं कि गैर जरूरी तौर पर इसको हवा दी जा रही है। जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ब्रेक पर जाएंगे। जी जी जी, मीर साहब कहिए। मैंने कहा मैं 100% एग्री करता हूँ शहजाद चौधरी साहब के बात से कि अगर कोई इस तरह की बात है तो आप सफीर के खिलाफ कार्रवाई कर देते या कुछ और प्रोटेस्ट कर देते, बुला के छोटा मोटा, हमें बताते भी ना। आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपने तो उनके बंदे को बुला के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को OIC की कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया और इधर कहते हैं साम्राज्य मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। भाई कौन समझती है सारे हथकंडों को? हम नारे लगाते रहते हैं अमेरिका के खिलाफ, और वो एक सियासी नारे होते हैं, उसका अपना मतलब होता है और मदद पड़ती है। ठीक मीर साहब, आपका ही पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चीनी वजारत खारजा के अहम बयान की। वेलकम बैक। चीनी वजारत खारजा के अहम बयान को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सज्जाद मीर साहब, ये कहा गया है कि एशिया में सर्द जंग की सोच को दोबारा परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप इस बयान पर?
नहीं, ये ठीक बयान है। वैसे एक बात की वजाहत कर लीजिएगा कि ये बयान कोई बायलैटरल नहीं है। जी जी कोई हमारे जी वज़ीर ख़ारजा ख़ास तौर पर चीनी वज़ीर ख़ारजा से मिलने नहीं गए हुए। एक इजलास में थे, वहाँ गुफ्तगू हुई, बस उस पे उन्होंने बहुत सी वज़ाहतें की और बयान दिया। इस बयान की क्या सूरत होती है, कैसी होती है, लेकिन ये उसूली तौर पर उनका दुरुस्त मौक़िफ़ है और चीन हमेशा यही कहता है। ज़ाहिर है कि चीन कैसे चाहेगा कि इस इलाके में फिर सर्द जंग की सी फ़िज़ा पैदा हो जाए। उस इलाके में यूरोप में हुई है, तो क्या नतीजा निकल रहा है? सर्द जंग ही, वहाँ तो एक बाकायदा जंग हो रही है इस वक़्त। और हम जो हैं यहाँ बैठे हुए, अगर ये सोचा जाए कि कोई चीनी और रूसी ब्लॉक बन रहा है, जैसे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी कहते रहे हैं, और उस ब्लॉक तो एक तरफ होगा और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप का ब्लॉक एक तरफ होगा, तो चीन कहता है हम इस ब्लॉक की हम इजाज़त नहीं देंगे। चीन ने तो उस वक़्त, जबकि रूस को और अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता था और कहा जाता था कि दुनिया 2 ब्लॉक में बटी हुई है, उस जी वक़्त चीन इस बात पे इसरार करता था, चू एन लाई के ज़माने में, बाकी छोड़ दीजिए, माओ ज़ेडुंग चू एन लाई के ज़माने में भी, इस बात पे इसरार करता था कि मैं सुपर पावर नहीं हूँ। वो अपने आप को थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा कहता था। और इस बात की मुझे यहाँ तक जात पड़ता है, हमारे इंटेलेक्चुअल सर्कल में बड़ी बहस हुआ करती थी कि सुपर पावर से क्या मुराद है, और चीन का खुद को सुपर पावर ना कहना, थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा कहना, इसका मतलब क्या होता है? मैं उस बहस को रिवाइज़ नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं याद आ गया मुझे, तो मैं उसका ज़िक्र करना चाहता हूँ कि चीन ने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने आप को दूसरों पर इम्पोज ना करे। अब अगर कोई दुनिया की कोई ताकत ये चाहती है कि चीन और या रूस मिलकर, या कुछ, अगर इक़्तिसादी कोई मफादात हैं, अगर इलाकाई कोई मफादात हैं, तो उस तक तो रहेगा। लेकिन वो सर्द जंग की जो फ़ज़ा है ना, ख़ास तौर पर जब अफ़गानिस्तान में नेटो की अफ़वाज आ गई थी, तो ये एक बड़ा नाज़ुक मसला था। उसी वक़्त शंघाई तंज़ीम बनी और कहा गया कि नेटो के मुकाबले बनाई गई। उन्होंने कहा नहीं भई, नेटो के मुकाबले कुछ नहीं, हमने तो दहशतगर्दी के मुकाबले बनाई है। हालाँकि तज़िया नगार ये कहते रहे कि जो दरअसल नेटो के आने की वजह से उसके मुकाबले में बनाई गई है, लेकिन वो उन लोगों का असरार यही था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक तरह का इत्तेहाद बना रहे हैं, एक तरह की एक सूरत पैदा कर रहे हैं, और उन्होंने आखिरी वक्त तक यही स्टांस कायम रखा। ये सूरत ये है कि चीन का खासतौर पर रवैया कभी ये नहीं रहा कि वो अपनी सरहदों से बाहर निकलकर दूसरे मुल्कों के मामलात में इंटरवीन करे, खासतौर पर सियासी मामलात। ठीक। अलीना साहिबा, आपकी क्या राय है? एशिया में सर्द जंग की सोच को दोबारा परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे, चीनी वजारत खारजा का बयान आया। जवाब, मेरे पैनलिस्ट जो है वो बड़े सीनियर है, वो तो बेहतर इससे बता सकेंगे। मेरा कोल्ड वॉर के हवाले से जो एक तर्जुमा है वो ये है कि कोल्ड वॉर जो है, आई बिलीव इट्स मोर ऑफ अ कंपटीशन रादर देन अ फाइट। तो पूछ कर ये जो है वो शुरू नहीं होती, और ये ग्लोबल प्रोडक्टिविटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए जो है वो प्राइमरीली एक कंपटीशन के तौर पे जो है एक अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये होती है। और आपको पता है कि जी चीन और रूस जो है वो इस वक्त अपने एफर्ट्स भी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाने के लिए। सो नेचुरली, लेकिन पाकिस्तान के सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, जो हमें पता है चीन हमारा हमेशा से एक साइड टेस्टेड दोस्त भी रहा है और हमारे हमेशा हमारे सपोर्ट के लिए रहा है, लेकिन जो छोटी रियासतें होती है ना जवाब, उनको एडवांटेज होता है कि वो अगर साइड ना पिक करें और दोनों के साथ जो है वो निगोशिएशंस करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिनेरियो में हमारे पास जो निगोशिएशंस का जो लेवरेज है वो ज्यादा बचा नहीं है। आपको पता है एक रशिया भी एक ऐसे वक्त में जो दौरा किया गया जब वो जंग छिड़ चुकी, और वो उसको बहुत उस तरह से बहुत क्रिटिकली देखा गया। हैविंग सेड दैट, हमें पता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स, और हम ये बार बार बात कर चुके हैं कि हमारा जो है वो एक्सपोर्ट की जो मार्केट है वो वेस्टर्न ब्लॉक है। हम जो है वो लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, और वेस्टर्न मार्केट जो है वो एक इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है, एक एडवांस मैकेनाइज्ड मार्केट समझती हूँ कि वो है, जो कि हमसे खरीदता है, क्योंकि हम एक लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब तक हम हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बनाना शुरू करेंगे तब तक हमारा इन्हिसार भी जो है वो वेस्टर्न मार्केट में रहेगा। आपको पता है, हम ये बार बार जिक्र कर चुके हैं कि जी आपका चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो, या आपका मिलिट्री हार्डवेयर हो, तमाम जो है वो यूएस में है, हमारी डिपेंडेंसी जो है। तो आप जब आप ब्लॉक जो है चूज भी कर रहे होते हैं ना, तो आपको सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देखनी होती, आपको इकोनॉमी भी देखनी होती है, और ब्लॉक बैलेंस में वो इकोनॉमी कर सकते हैं जो सेल्फ रिलायंट हो। इस वक्त आप अनफॉर्चुनेटली सेल्फ रिलायंट मोड में नजर नहीं आते हैं। आपका इंतजार ज्यादा आपके ये तमाम चीजों का इंतजार जो है ब्लॉक पे ज्यादा नजर आता है, और आपको इसलिए आपके पास जो है वो ऑप्शन बचते भी, या कवरेज जो है वो ज्यादा आपके पास बचा भी नहीं है। ठीक।
शहजाद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे चीनी वजारत खारजा के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया में सर्द जंग की सोच को दोबारा परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे? बिल्कुल, वो क्यों ऐसे कहते हैं? सोचने की बात है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया है इसी प्रोग्राम में कि चीन और अमेरिका के बीच में 700 अरब डॉलर की सिर्फ ट्रेड होती है, जिसका बहुत बड़ा जो पलड़ा है वो चीन के हक में है। यानी चीन एक्सपोर्ट करता है एक बहुत बड़ी, तो ट्रेड सरप्लस चीन को फायदा पहुंच रहा है उसका। 700 अरब से ज्यादा की ट्रेड है, बहुत बड़ी ट्रेड है। दूसरा, चीन के पास 3 खरब 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के रिजर्व हैं, जो कि डॉलर्स के अंदर है। तो मिसाल के तौर पे चीन और रूस, जैसे हम कहते हैं कि एक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप बनने के बाद एक ऑल्टरनेट करेंसी लेके आएंगे, डॉलर खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर वो डॉलर खत्म कर दिया जाता है और एक ऑल्टरनेट करेंसी का ये अपना निजाम कायम करते हैं, तो उसका मतलब है कि आप 3 खरब डॉलर चीन का 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जब हम ये चीजें देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि ये चीन के लिए किसी किस्म की जंग, चाहे वो सर्द जंग ही क्यों ना हो, वो अफोर्डेबल नहीं है। वो अमेरिका से अपने तल्लुकात खराब कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, जो अभी मुस्तकबिल की जो टेक्नोलॉजी है, मुस्तकबिल की जो ट्रेड है, मुस्तकबिल जो डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर पेश हो, तो माइक्रो चिप्स की जरूरत है। माइक्रो चिप्स इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क पैदा करते हैं, एक ताइवान और एक अमेरिका। और इसको, चीन को जरूरत है उन माइक्रोचिप्स की, उस लेवल की नैनो टेक्नोलॉजी की जो अमेरिका और यहाँ पे पैदा हो रही है। तो किस तरह उनके साथ अपने तल्लुकात खराब कर लेगा? तो इसलिए जब चीन आपसे ये कहता है तो वो कहता है कि भाई मैं मजबूर हूं, मुझे आगे बढ़ने के लिए इन तमाम चीजों की जरूरत है, मुझे अमेरिका की जरूरत है, मैं नहीं लड़ना चाहता किसी के साथ, खुदारा आप भी मत लड़िए। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि मेरे पिछवाड़ में, यानी मेरे बैकयार्ड में इंडिया के साथ इस किस्म का मसला मत बनाओ कि तुम एक ग्रुप बनाने की कोशिश करो या इंडिया को मेरे खिलाफ खड़ा करना शुरू करो। अमेरिका से कह रहा है। याद रखें कि भारत क्या है, इंडिया क्या है। इंडिया ने रूस के खिलाफ बात नहीं की ड्यूरिंग दी यूक्रेन वॉर। इंडिया जो रूस और यूक्रेन की वॉर है, बावजूद इसके कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। हर एक को अपने मफादात अजीज हैं, उन मफादात के हिसाब से हर कदम उठाया जाता है। तो जब आप ये देखते हैं तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से बड़े माइक्रोकॉज्म है, छोटे प्रिज्म में हम चीज़ों को देखते हैं, छोटे लेंस के साथ देखते हैं। हम ये समझते हैं कि यह चीन ने हमारे हक में बात की है क्योंकि हमारे वजीर खारजा वहाँ गए हुए थे, वजीर खारजा ने वहाँ मिलकर उनको बोला है कि सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसलिए अमेरिका मजबूर मत करे पाकिस्तान को कि वो उनके साथ मिले, बल्कि पाकिस्तान को एक आज़ाद और खारजा पॉलिसी लेके चलना पड़े। लेकिन बहुत ही गहरी, इतना कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, इतनी अंदर से जुड़ी हुई है, इतनी इंटरडिपेंडेंट है कि बहुत ही मुश्किल हो चुका है किसी का मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना। चीन भी आज आज़ाद नहीं। ठीक, एक और अहम मामले को डिस्कस करना चाहूँगा प्रोग्राम में। हम पहले डिबेट कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफ़ी हो या ना हो, वज़ीर आज़म के पास, शहजाद चौधरी साहब पहले आप ही जवाब दीजिएगा, अदम एतमाद से बचने का कोई रास्ता मौजूद है आपको लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक ही रास्ता था, जिसमें यह था कि अगर ऑपोजिशन ये कहे कि ठीक है हम विड्रॉ करते हैं, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें और इस्तीफा दे दें और इलेक्शन अनाउंस कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन उस मूड में है। ऑपोजिशन ने वाज़ेह बर्तरी हासिल कर ली है और सियासत के अंदर उन्होंने अपना बिल्कुल बेहतरीन अपना यक्का एस चलाया और वज़ीर आज़म के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। मेरे ख्याल में बचने का कोई और जरिया नहीं, कोई और जरिया नहीं है। मीर साहब, आपको भी लगता है कोई रास्ता नहीं है अदम एतमाद से बचने का प्राइम मिनिस्टर के पास? लेकिन उन्होंने आखिरी तरीका इस्तेमाल कर लिया जिन लोगों को बीच में डाल सकते थे। एक तो वो ग्रंटर बनने को तैयार नहीं, ज़ाहिर है वो क्यों ग्रंटर बने। इमरान खान पे कोई एतबार भी नहीं करता, वो तो हर बात कहता है मैं यू टर्न ले लेता हूँ, समर साट लगा लेता है वो तो कौन उसकी बात पे एतबार करेगा। अपोजिशन की सूरत हाल ये है कि वो शायद उनमें से एक सैयद ये चाहती हो कि इलेक्शन फौरी हो, और अगर इमरान खान इलेक्शन करा देता है और उसको फेस सेविंग वो दे देते थे, एग्जिट दे देते थे, तो हो सकता था इसका कोई हर्ज ना गिना जाता। लेकिन उनका ख्याल है कि इमरान खान का एतबार नहीं किया जा सकता, ये हम विड्रॉ कर दें और ये और टाइम बाई करना शुरू कर दें, और कोई इसकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। जिनको उन्होंने बीच में डालने की कोशिश की है वो गारंटी देने को तैयार नहीं है कि इमरान उसके बाद असेंबली तोड़ देगा। इसलिए मेरे ख्याल में इमरान के खिलाफ और कोई माकूल रास्ता नहीं है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए या इस करारदाद को। लेकिन मीर साहब, जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं या हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि हफ्ते की रात तक जो है वो इम्पोर्टेंट है, टेबल चेंज हो सकती है, टर्न हो सकती है। शहजाद चौधरी साहब से भी इसकी राय लूँगा, पहले ज़रा आप बताइएगा, कुछ ना कुछ हुकूमत के हाथ में सिर्फ माइंड गेम है बस?
ये सिर्फ गेम है। जिन जिन वजीरों का आप नाम ले रहे हैं उनको आप इतना सीरियस लेते हैं, मुझे नहीं अंदाजा था इस बात का। अगर हुकूमत के पास नहीं, हमारे तो चैनल्स भी लेते हैं ना, हेडलाइंस बनती है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हफ्ते तक इंतजार करें, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, हेडलाइन और होती हैं, वो तो ठीक बात है, लेकिन देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि शेख रशीद जो कुछ कह रहे हैं और जिस तरह कह रहे हैं, ये कुछ सुनने वाली बात है। फवाद चौधरी की बात जो है, अब तो देखिए वो फाइट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। यानी मैं इस बात पे खुशी का इज़हार करूंगा कि वो लोग भागे नहीं है, फाइट कर रहे हैं। असद उमर फाइट कर रहा है, चलिए ठीक है, फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पल्ले डेमोक्रेटिक तौर पर चीज ऐसी नहीं रही जिसके जरिए वे अपने आप को बचा सके। वो अगर समझते हैं कि बंदे तोड़ लेंगे, मैं वो इशारा नहीं करना चाहता, उस चैनल ने कर दिया है कि जिन लोगों के जरिए जिनको तोड़कर उन्होंने कोशिश की थी इस बात की कि वो उनकी तरफ से ये पैगाम जाए कि सेफ ठीक आपका पॉइंट है। चौधरी साहब, मेरा सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि जिस तरह हुकूमती बुज़रा कह रहे हैं कि हफ्ते की रात इंपॉर्टेंट है, आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है, तो कोई रास्ता है जिसको लेके ये बयान दिया जा रहा है? तो फिर हफ्ते की रात तक इंतजार करें, लेकिन अगर भी और जंगें हैं जो कि मेरी नजर में होनी चाहिए, तो फिर इससे जल्दी पारे हो के अगली जंग की तैयारी करते रहे, शुरू कर देनी चाहिए। ये भी याद रखें, जितना वक्त देंगे हो सकता है कि पीएमएलक्यू भी टूट के वापस ऑपोजिशन के पास चली जाए। अभी वोट तो किसी ने नहीं दिया, सिर्फ एक वादा ही किया है, तो उससे विड्रॉ कर लें और वो चले जाएं। यानी ये इस तरह का मामला भी हो सकता है। तो अच्छी बात है कि जो है उसको बचाओ और जो है उसको तैयार करो, ताकि अगले इलेक्शन में आपके पास एक अच्छी स्ट्रेंथ हो जिसमें पीएमएलक्यू आपका हामी हो। ठीक, अलीना, आपको भी लगता है कोई रास्ता है जिसकी वजह से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, या सिर्फ माइंड गेम है बस? नहीं, जो हालात जवाब नजर आ रहे हैं, मैं पैनलिस्ट से एग्री करती हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। या वो उसको फेस करें या ऑपोजिशन दूसरे तराजियों में इसको विड्रॉ करे। तो यही दो चीज नजर आती है कि जी मौजूदा हालात में तो वजीर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं कुछ टिकर्स देख रही थी चैनल्स पे कि जी वो जो मुनर्रफ अराकीन थे, उनसे सवाल किया जा रहा था कि जी चाहे वो नूर आलम खान साहब हो, उनसे सवाल किया गया कि आप जी वापस आ सकते हैं जमात पे। तो वो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि जी छोड़ा कब था, जमात छोड़ी कब थी। और राजा रियाज साहब से सवाल किया गया कि जी क्या किन हालात में वापस आ सकते, तो वो कहते हैं कि जी अगर पार्टी इज्जत दे तो वापस जाया जा सकता है। तो कुछ कह नहीं सकते पाकिस्तानी सियासत में, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट, कुछ नहीं पता। और ये जो बार बार ये जो स्पेशली शेख रशीद साहब हमेशा से गुज़िश्ता बार में भी कहते आए हैं ना कि ईद से पहले ईद और ये सब बातें, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो। लेकिन ऑप्शन इस वक्त अगर देखा जाए तो वजीर आजम साहब के पास सिवाय इसके कि वो इसको फेस करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं। ठीक, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है वजीर आजम के पास। अलीना शिगली साहिबा, रजा रूमी साहब, सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।